हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। बहुत दिनों से मैं समय निकालने की कोशिश कर रहा था बच्चों आपके लिए कि पटवारी को लेकर विशेष कुछ आया जाए। तो आज मैं हाजिर हूँ पटवारी को लेकर। पटवार का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही होने वाला है, मतलब आप मान के चलें 5-10 दिन का मामला है, सिर्फ इतना सा। तो उस आधार पे हमें क्या करना चाहिए, पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, वो सारी रणनीति लेकर अपन आज बात करेंगे। ठीक है। तो इसलिए, और आपने मान लीजिए अंग्रेजी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है तो भी ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी पोर्शन को छोड़ना फिर हमारे लिए उम्मीदें छोड़ने जैसा है। तो इसलिए अब अपन बात करते हैं आगे अपने पूरे पैटर्न पर। थोड़ा बहुत भी इससे लाभ मिले आपको तो आप उसको बढ़िया से कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले तो बात करें अपन कि प्रश्न कितने होंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने ये जैसा गवर्नमेंट बोर्ड ने डाल रखा है उस पर अपन बात कर रहे हैं। पहले तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने लिखे हैं कि क्वेश्चन कितने आते हैं। जैसे पिछली बार 4 पारियों में आया तो कितने क्वेश्चन आए, कैसे आए, वो सारा पूरा प्रॉपर आपको बताता हूँ। पैसेज आता है, पिछली बार का एक पैसेज भी लिया है मैंने। चलें बच्चों, देखो वैसे तो कहने को 10 क्वेश्चन के अनुमान रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, एक आपके पैसेज आता है, ठीक है। और पैसेज कैसा, अनसीन। देखिएगा, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ, आपको समझना है। एक बिना देखा हुआ पैसेज जो आपके कोई भाई, अनसीन का मतलब ये हुआ कि आपके कोई गवर्नमेंट ने सिलेबस तो जारी कर नहीं रखा है कि भाई ये किताब पढ़नी है, इसमें से पैसेज आएगा। तो अनसीन का मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी फिक्स नहीं है। ज़्यादातर स्कूल्स की बुक्स में से उठा लेते हैं, किसी और जगह से उठा लिया जाता है। तो वो पैसेज के क्वेश्चन आप मानकर चलें 5 तो पक्के हैं, कभी कभी 6 भी दे दिए जाते हैं। और पैसेज के क्वेश्चन के लिए अलग से आपको एक चीज मैं बता दूं कि संसार में कहीं कोई नियम नहीं है कि भाई साहब आप कोई बुक लेकर आए जहां नियम लिखे हुए हैं। हाँ, अगर 8वीं 10वीं 12वीं की बात होती तो नियम होते, लाइन से लाइन मिला लो। वो नहीं होता, तो इसलिए कोई व्यक्ति आपको इस बारे में समझा भी रहा ट्रिक से, तो वो आप जानते हैं कि ट्रिक किसी चीज की नहीं होती है। और ट्रिक होती भी होगी तो एग्जाम में पेपर देखते दुनिया उजड़ जाएगी। इसलिए व्यर्थ की बातों पर इतनी विचारधारा नहीं रखनी है। तो 5 से 6 क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद देखिएगा, ये जो पार्ट है आपका इंडिविजुअली व्याकरण से संबंधी, ये एक ही पार्ट आता आपका व्याकरण से रिलेटेड। अंग्रेजी की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के 5-6 क्वेश्चन है। पैसेज अगर बहुत टफ आया, जैसे पिछली बार भी 2-3 तो बहुत ठीक 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 थे, एक में टफ आ गया, लेकिन फिर भी पैसेज को एक बार पढ़ना चाहिए। भले ही उसकी हिंदी नहीं आती हो, मैं आपको बता दूं प्योर हिंदी करना किसी के बस की बात नहीं है। और केवल हिंदी करने से आंसर कहाँ आते हैं? अगर ऐसा होता तो फिर हिंदी के पैसेज सारे ही सही होते ना। ऐसा नहीं होता है भाई। एक आइडिया लगना चाहिए, एक अनुमान लग जाए कि किस बारे में है, क्या सवाल है, ये बात है। तो पेपर करते समय भी इन बातों का ध्यान रखना है कि पूरे में से पूरे नहीं करें, गम नहीं, पर पूरों को छोड़ देना भी तो गलत है। आगे देखो, करेक्शन ऑफ कॉमन, ग्रामर में क्या है, आपको करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स या करेक्ट यूजेज। देखो यहां आपके कोई टॉपिक नहीं दिया, पर फिर भी मेरा जो आकलन कहता है कि आपके ज्यादातर जो एरर वाला मामला है वो या तो बैठता है टेंस या वर्ब से, ज्यादातर संभावित, ठीक है, या फिर बैठता है एडजेक्टिव वाले पार्ट से। एडजेक्टिव से तात्पर्य हुआ हमारा जैसे आर्टिकल वगैरह है, इनकी जानकारी, थोड़ा बहुत डिग्रीज का नॉलेज हुआ, ये इस तरह की जानकारियां। तो ज्यादातर ज्यादातर की बात करें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर एरर में, क्योंकि आपके एरर के ग्रामर के सवाल कितने आने हैं, मात्र 2। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आधा जीवन ग्रामर में ही लगा दो। भाई जो जितना है उसको उतना ही वेटेज
देना पड़ेगा। तो ग्रामर के 2 क्वेश्चन आते हैं, लगभग आराम से एक बैठ जाता है, दोनों कोई ज़रूरी नहीं है, पर जैसे टेंस या वर्ब से रिलेटेड आराम से पकड़ में आ जाता है, कभी कभी इनसे रिलेटेड एरर भी आराम से पकड़ में आ जाता है। फिर बात करें, ये वर्ड मीनिंग का पार्ट है आपके 2, इनको आपको याद करना होता है। क्या करना होता है? लर्न करना। देखो, पर्यायवाची और विलोम शब्द, इनके लिए मैं सलाह दूंगा, लगभग हर बार एक पर्यायवाची आता है और एक विलोम आता है। मैं मानता हूं कि ये अनंत हैं, ठीक है, इनका कोई अंत नहीं है, बेतौल हैं, लेकिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी सिनोनिम और एंटोनिम की। वहां मैंने मात्र 30 वर्ड दे रखे हैं, उन्हीं में सिनोनिम है और उन्हीं में एंटोनिम है। वो रटे नहीं जा सकते, आप उनको सिर्फ पढ़ लें। अभी जैसे मान लो 8-10 दिन का मैटर है, 10 दिन तो खैर हैं, तो रोज के 2-3 पढ़ लो। पढ़ना है आराम से, जैसे एक पढ़ा सुबह 5-6 बार ढंग से पढ़ लिया, अंडरलाइन कर दी, ठीक है। फिर दोपहर में जब आप फ्री हो तो एक पढ़ लें, और फिर शाम को। ये पक्का है कि 2 में से एक का मामला सेट होगा। पूरे में से पूरे की गारंटी जो देता है वो इंसान नहीं, भगवान है, कि गारंटी तो मृत्यु की संभव है, बाकी तो असलियत तो यही है। तो ध्यान रखें, सिनोनिम और एंटोनिम भी आपको पढ़ने ही होंगे, क्योंकि इनको याद करना है, तो इनकी कोई ट्रिक या नियम नहीं होते हैं। वही बात है, कहावत मुहावरे, इनकी ज्यादातर एक आते हैं, 2 भी हो जाते हैं। इनके लिए भी आपको मैंने, वैसे तो 3 वीडियोस अपने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको ग्रुप में अलग से मैंने इनकी पीडीएफ भी भेज रखी, जिसमें 440 के आसपास दे रखे, लगभग आराम से उसमें से मामला बैठ जाता है। वो एक नसीब की बात है, कोई ऐसा कह दे कि नहीं इससे बाहर नहीं जाएगा, तो फिर 5 किलो की किताब आती वो ले ले, पूरी औकात से बाहर है, 7 जन्म में याद नहीं होनी। तो तार्किक बातें करता हूं मैं, इधर फेंका फांकी वाला मामला नहीं है, तो उनको आप देख लें। कई बार तो क्या, कहावत मुहावरे सेंटेंस देखकर या आराम से पता लग जाता, लेकिन कई बार नहीं भी लगता है, पर ये प्रैक्टिस की बात। इसके अलावा देखो, ये वाला जो पार्ट, अंग्रेजी का सिलेबस इतना ही है, ये ध्यान रखें, अंग्रेजी का सिलेबस इतना ही है, ये हिंदी में है, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली का कंटेंट मैं ही कराता हूं सभी एग्जाम्स में, तो मुझे इनका अच्छा नॉलेज है। देखिएगा, ये पक्के हैं 2 प्रश्न, इस पे आप विशेष फोकस करें। मेरे 3 तो वीडियोस हैं, लगभग 80% तो वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रुप में आपको इसकी मैं पीडीएफ डाल दी है मैंने, तो वो आप कर लें, ये बहुत है भाई। मैं कह रहा हूं 2 में से एक भी आया तो बुराई क्या, कम से कम ये तो तसल्ली कि हमने किया, हम कंपटीशन में हैं। अगर आपने छोड़ दिया तो आप तो कंपटीशन में ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये वाला पार्ट आपके हिंदी के सिलेबस में है, लेकिन ये अंग्रेजी से जुड़ा हुआ, हिंदी से अंग्रेजी पूछ लेता और अंग्रेजी से हिंदी पूछ लेता, कैसे होगा वो मैं बता ही दूंगा। तो कुल मिला के आप सवाल देखें तो 5 और 2 7, 2 9 और एक ये 10 सवाल तो ये हैं, और 2 एक सवाल ये, लगभग 12 से 13 सवाल एक पारी में, एक पेपर में अपने बनते हैं, जिस पे अब मैं काम करता हूं। अगर आपने थोड़ा भी ढंग से ईमानदारी से सुना मेरी बात, मैं ये नहीं कहता हूं बच्चे कि 12-13 में से पूरे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप 6-7 से ऊपर है ना भाई, तो आप बहुत अच्छी रैंक पर हैं। ये फेंकने वाला मामला नहीं कि पूरे में से पूरे, इससे बाहर कुछ नहीं ना, ये मूर्खता की बातें हैं। पूरे तो बोर्ड खुद भी सही नहीं बता पाएगा, उसमें भी जब ऑब्जेक्शन लगेंगे तो तारे बनेंगे। तो बेटा वास्तविकता पर काम करें। चलिए बच्चों, तो इनमें अच्छा काम कर सकते हैं। पहले ये गवर्नमेंट की बुक्स में भी आते थे 11वीं 12वीं में, अब नहीं आते हैं। चलिए हम लेते हैं ये पिछला पेपर। पिछले पेपर में देखो, पहले हम बात कर लेते हैं, देखो कि हिंदी के पार्ट में पारिभाषिक शब्दावली, जिसका कंटेंट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसके क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक तो ये दिया आपके सामने कि किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। आप चाहें तो ऑप्शन बताने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि मैं रेगुलर ये चीजें कराता रहता हूं, तो जो बच्चा जुड़ा है उसको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि सही। इन पे ध्यान रखना, कई बार जल्दबाजी में यहाँ पर
ऐसा लिख देता सही नहीं है, और बच्चे पढ़ते नहीं। तो ये थोड़ा सा विशेष याद रखना, ठीक है ना। यहाँ तो सही पूछ रहा, कई बार जल्दबाजी में गलती होती है। तो कस्टोडियन, देखो एक अपना शब्द होता है कस्टडी। जो ऐसे प्रश्नों में जरूरी नहीं कि आपको सारे आते हो, कोई तो आता होगा, कहीं तो दिमाग लगेगा। पूरे में से पूरे तो किसी को नहीं आते संसार में, ठीक है ना। पर ये तो आता है कि प्रमोशन तो सब जानते, उन्नति होती, अवनति नहीं होती है। खैर, तो कस्टडी होता तो अपन करते उसको अभिरक्षा, ठीक है। और कस्टोडियन है तो अभिरक्षक। सही तो यही है, सही तो यही है, लेकिन बाकी भी पढ़ लें। इसका पदावनति नहीं होता है, वो तो डिमोशन होता है। होता क्या है इसका? उन्नति। आप कह सकते हैं पदोन्नति, ये होता तो बात अलग है, ठीक है ना। तो ये गलत है, सही पूछ रहा है वो। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब पालन नहीं होता है, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब तो होता है उल्लंघन। ऐसे आप, मतलब ये पिछला पेपर है डी ग्रुप वाला, 104 सीरीज में 4 पेपर हुए थे। आप तो क्या है कि टाइम नहीं निकाल पाते होंगे बिजी शेड्यूल में से, मेरा काम ही पेपर एनालिसिस का है। तो देखो ये काम है, तो कॉन्ट्रावेंशन भी गलत दे रखा। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब तो पालन नहीं करना, यानी उल्लंघन करना होता है, ये भी गलत है। ऑथेंटिकेशन का मतलब स्पष्टीकरण नहीं होता है, स्पष्टीकरण तो एक्सप्लेनेशन को कहते हैं अपन। छोटी छोटी चीजों पर अच्छा काम कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो इसका ऑथेंटिकेशन का मतलब तो क्या होगा? आप कह सकते हैं प्रमाणीकरण। मात्राओं में कोई छोटी मोटी गलती हो तो बेटा आप ही सही कर लेना, मैं हिंदी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, बस जानकारी है तो वो बात अलग है। तो ऐसा जो सवाल है वो आपका इस पार्ट का, देखो ये कितने सवाल आएंगे? 2। तो इनमें गलत नहीं होते हैं, ज्यादातर अपना कंटेंट इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये चीज हो गई, एक तो बढ़िया से। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न में, ये भी उसी का 2 सवाल आते हैं, ये हिंदी में जोड़ लेते हैं लोग। देखो, किस विकल्प में वोकेशन, वेकेशन नहीं है बे, वो वोकेशन है। अब देखो, अगर बात करें रिक्ति की, तो रिक्ति का मतलब तो क्या निकल कर आता है? वैकेंसी, ठीक है ना। वैकेंसी का मतलब रिक्ति होता है, ठीक है ना। वो ध्यान रखना कि विज्ञप्ति अलग चीज है, विज्ञप्ति को तो अपन बोलते हैं कम्युनिक, ये अलग है। और अधिसूचना या सूचना, नोटिफिकेशन। व्यवसाय एकदम करेक्ट है, ये उत्तर सही है। वोकेशन मतलब व्यवसाय। प्रत्यय अनुदान का मतलब होता है, आप अनुदान को कहते हैं ग्रांट ऑफ क्रेडिट, ऐसा भी कह सकते हैं। अनुदान से समझ लो, अनुदान और ग्रांट एक ही बात है। तो ये भी गलत था इसका ना। और अतिक्रमण जो है वो एनक्रोचमेंट होता है। तो इसमें पूछा किसका था? वोकेशन का। तो वोकेशन का मतलब है आपका व्यवसाय कह दो, या शायद मेरे हिसाब से हिंदी में एक ऐसा शब्द होता होगा, आप हिंदी में अच्छी नॉलेज रखते होंगे, ऐसी मैं गलतफहमी में हूं। चलिए, तो ये देखो 2 सवाल हुए कि नहीं हुए। आप पैटर्न समझना इतना जरूरी है, इससे कम से कम आपने अगर 0 भी पढ़ा है तब भी सवाल सही होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो देखो, यहां इस पार्ट के कितने सवाल आते हैं? 2। ये एक ही पेपर के सवाल हैं सब, अलग अलग के नहीं है भाई। अब बात करते हैं आगे। फिर एक आता हमारा पैसेज, ठीक है। और पैसेज के जो सवाल आते हैं वो आते हैं लगभग 5। ये भी मैंने पिछली बार का लिया है। अगर अगर आपको ये शब्द स्पष्ट नहीं दिखे तो या तो आप अपने मोबाइल की क्लैरिटी बढ़ा दें, नहीं तो ज्यादा दुखी नहीं हो, मैं इसका पीडीएफ पूरे इस पैटर्न का जितना भी आपको बता रहा हूं, इसका पीडीएफ में आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चिंता नहीं करें उस बात को लेकर, ठीक है। तो पैसेज के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या चीज है? देखो 2 तरीके हैं। सबसे पहला, या तो आप सवालों को एक बार ऊपरी तौर पर पढ़ लें, सवाल पूछ क्या रहा है, फिर आप पैसेज पर एक सरसरी निगाह डाल लें। पूरे में से पूरा अर्थ तो संसार में जिंदा कोई नहीं कर सकता,
ठीक है, अनुमान ही लगाना होता है, ये बात याद रहे। तो अपने दिमाग में से ये गलतफहमी निकाल दें कि मैं ट्रांसलेशन नहीं करना आता, हिंदी मीडियम में बेटा सब एक ही है, कोई फर्क नहीं, सिलेक्शन भी हम में से ही होंगे, बनेंगे भी टॉपर हम में से, इसलिए गलतफहमियों से बचें भाई। देखो सवाल है, सवाल पढ़ रहा हूं मैं, पैसेज पर बाद में ध्यान देता हूं, मेरा जो तरीका बता रहा हूं मैं, आप अपने तरीके अपने हिसाब से चलाएं, मैं तो वो बात कर रहा हूं। अंग्रेजी में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता, ये बात याद रखें। तो ये पहला सवाल तो ये कह रहा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार मुख्य नदियां भारत में कौन कौन सी हैं। इसका मतलब एक तो अपन इस पे जब पढ़ेंगे तो नदियों को अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए अगला सवाल, क्या पहले सवाल सब पर है सवाल, पैसेज तो एक ही है, पैसेज तो एक ही है, सवालों को हाउ मैनी ग्लेशियर्स, ग्लेशियर आर देयर इन ईच ऑफ द रिवर बेसिन्स इन इंडिया, यानी ये संख्या जहां भी आए ये किसमें कितनी है, इस पर अपने को अंडरलाइन करना है। पहले प्रश्न पढ़ने बहुत जरूरी है, मोटा मोटी एक आइडिया ले लो कि क्या है, ठीक है ना, आप मेरे साथ ही करेंगे, असली तैयारी की बात कर रहा हूं मैं, इधर नकलीपन नहीं है। तो ये ग्लेशियर्स, जहां भी ग्लेशियर्स की संख्या आएंगी अपन उनको हम भी अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। एक ये कह रहा सवाल, एक ही पैसेज है, सवाल अलग अलग दे रखे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, रिवर्स इन इंडिया प्ले ए पाइवोटल रोल बिकॉज, भारत में पैसेज के अनुसार नदियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि तो आपको नदियों से जो जो फायदे होने हैं वो अपन देखेंगे कि क्या क्या मामला है, उसको भी ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। और क्या है देखो, ऑल द मेजर इंडियन रिवर्स, मुख्य भारतीय नदियां ओरिजिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग वाटर सेट, ज्यादातर जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां वो किन किन से जो है निकलती हैं, वो क्रम। तो ये शायद सवाल मेरे हिसाब से 5 हो चुके होंगे। एक और सवाल है इसमें, देखो अगला, ठीक है, विच ऑफ, अच्छा 5 अब हुए हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इंक्लूड ऑल रिवर्स आर मेंशन्ड इन द एंटायर पैसेज, इस पैसेज में निम्न में से कौन कौन सी नदियों का जिक्र है, मतलब जहां भी नदियां आएगी हमें उसको थोड़ा ध्यान से, यानी ये सबसे पहला काम होता है हमारा। क्या काम होता है कि आप पैसेज बाद में देखें, पहले एक आइडिया ले लें कि सवाल किस तरह के हैं। तो इसमें ये तो सवाल थे, अब पैसेज पर एक नजर डाल लेते हैं। ध्यान रहे 5 सवाल बहुत बड़ा मामला है, और ये वो 5 सवाल है जिनको बच्चे भाग जाते हैं छोड़ के, और फिर गवर्नमेंट उनको बाहर छोड़ देती नरेगा में काम करने के लिए। मेरी नीतियां थोड़ी अलग जरूर है, गरीबी से त्रस्त है, पर सिलेक्शन देती हैं, और अपने को चाहिए भी क्या, चमक दमक से मतलब नहीं है अपने को। तो पहले पैसेज पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं, मोटा मोटी आइडिया, ठीक है। ढंग से आप एक बार देख लेना, अगर आप पढ़ने में सक्षम हैं या नहीं है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, द रिवर्स ऑफ इंडिया, मोटा मोटी वहां परीक्षा में ऐसे नहीं कि 2 घंटे, इसको 5-7 5-1 मिनट लगेंगे, लेकिन सवाल बढ़िया निकल के आएंगे। तो देखो, द रिवर्स ऑफ इंडिया प्ले एन इम्पोर्ट, देखो ये क्या कह रहा है, भारत की नदियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारतीयों के लिए जीवन में। मोटा मोटी आइडिया लेना, पूरा हिंदी करके अनुवाद नहीं छापना है वहां। दे, वो प्रदान करती है पोर्टेबल, पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी, सस्ता ट्रांसपोर्टेशन, ये जो जहाज वगैरह का जो होता है ना, उससे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, बिजली देती है, और आजीविका कमाने के लिए बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना, पूरे भारत में, पूरे देश में। ये अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब इससे अच्छे से पता लग जाता है कि क्यों नजदीक जितने भी बड़े बड़े शहर हैं भारत के, वो नदियों के नजदीक, नदियों के किनारों पर क्यों बसे, ठीक है ना। ये एक चीज ये बता रहा है कि भाई नदियों से क्या क्या बेनिफिट है, या वो चीज है कि भाई एक तो आपको फ्री पानी मिल रहा है पीने योग्य, सस्ता जो ट्रांसपोर्टेशन, जहाज में माल का लाना ले जाना, और बिजली मिल जाती है, आजीविका कमाने का मौका मिलता है। इसी वजह से तो शहर जितने भी बड़े मेजर सिटीज है, जैसे आप दिल्ली वगैरह है, जो भी हो, तो वो नदियों के किनारे बसे हैं। बैंक यानी किनारा। द रिवर्स ऑल्सो हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन हिंदू रिलीजन, और हिंदू धर्म में भी नदियों का एक महत्वपूर्ण रोल है, ये भी आप जानते हो। आर कंसिडर्ड, एंड आर कंसिडर, और उनको माना जाता है पवित्र, होली, बाय ऑल हिंदूज इन द कंट्री, जितने भी हिंदू हैं वो नदियों को पवित्र मानते हैं देश में। आपको पैसेज अगर कम दिखे तो दिक्कत नहीं, मेन सवालों पर फोकस करना। इसकी पीडीएफ ले लें, आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हैं वीडियो, कोई इश्यू नहीं है।
फिर आगे देखें, 7 मुख्य नदियां, 7 मेजर रिवर्स अलोंग विद देयर न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, यानी 7 तो मेन नदियां हैं, उनके साथ उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां मेकअप द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। इन सब से मिलके भारत का जो नदी प्रवाह तंत्र बनता है। द लार्जेस्ट बेसिन, बेसिन आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा बेसिन सिस्टम जो है नदियों का, वो पोर्स डालता है अपना पानी बंगाल की खाड़ी में। एक तो ये चीज है कि जो मतलब ज्यादातर नदियों का पानी जो है वो कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। हाउएवर, हालांकि some of the rivers whose courses take them through the western part of the country and towards the east of the state of Himachal Pradesh empty into the Arabian Sea, और कुछ कुछ ये यहाँ से वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ से होते हुए और हिमाचल प्रदेश की तरफ से खाली होते हुए आपको यहाँ अरब सागर में गिरती हैं। 2 जगह हैं, आप ज्योग्राफी में भी जानते होंगे, मेरा ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है इसलिए तो ये ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ नदियां ज्यादातर तो बंगाल की खाड़ी में, कुछ अरब सागर में गिरती हैं। पार्ट्स ऑफ लद्दाख, लद्दाख के क्षेत्रों में या नॉर्थ जो पार्ट है अरावली श्रृंखला के, और या जो एरिड पार्ट सूखे क्षेत्र हैं थार के, थार रेगिस्तान के, हैव इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड मतलब समझते हो, वो क्या बोलते हैं आप, अंतर प्रवाह, ऐसा कुछ नाम आता है आपके हिंदी में। तो ये कह रहा है कि भाई देखो 3 तरह के अपने यहाँ मामले हो चुके हैं। 3 तरह के मामले कैसे भाई, एक तो पानी बंगाल की खाड़ी में चला जा रहा है, एक अरब सागर में है, और एक इनलैंड ड्रेनेज है मतलब आंतरिक बहाव। तो तीनों जगह आप कह सकते हो मतलब शहर क्षेत्र में ही सूख जाती होंगी। ऑल मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, जितनी भी मुख्य नदियां हैं भारत की, उनका उद्गम वन ऑफ द फॉलोइंग मेन वाटर शेड, निम्न वाटर शेड से होता है। तो देखो सबसे पहले किसका नाम है, अरावली श्रृंखला, फिर हिमालय काराकोरम से हैं, फिर सह्याद्री और वेस्टर्न घाट हैं, फिर विंध्या और सतपुड़ा की जो रेंजेस हैं, श्रृंखला कहते हैं जिनको, तो ये नाम दे रखे हैं। हिमालयन ग्लेशियर्स, देखो ग्लेशियर्स के नाम आए थे, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में, आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 रिवर ग्लेशियर्स, यानी 3 बड़े बड़े बेसिन्स में जिनको बांट रखा है, उनके तीनों के नाम क्या देखो, सिंधु मतलब इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों में बांट रखे। द इंडस बेसिन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर, ये ध्यान रखना कि इंडस के कितने हैं 3500, और गंगा के कितने, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा के 1000 हैं और ब्रह्मपुत्र के 660 हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, गंगा जो है उसका जो रिवर सिस्टम है वो सबसे बड़ा है। हालांकि दीज रिवर्स आर जस्ट 3 अमंग मैनी, हालांकि ये जो 3 नदियां वो बहुत सारी नदियों के बीच केवल 3 हैं। दूसरी नदियां जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, ये बड़ी नदियां हैं। मतलब ये 5-6 मिनट का समय लगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। पिछले पेपर आप, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे, आप बढ़िया लाइक और शेयर करेंगे, तो मैं सोचूंगा कि आजकल मैं इसका अगला पार्ट, यानी 4 पेपर है, चारों सूद डालूंगा। चारों से अगर आपने 0 पढ़ाई की तब भी 4 से 5 सवाल केवल इनसे बैठ जाएंगे, इतना मेरा अनुभव है। बाकी देखो फिर जैसा जीवन जिसका, जिसकी जैसी विचारधारा। तो ये मैंने एक मोटा मोटी आइडिया ले लिया है। अब आपको मैं पूरे 40 से 45 सेकंड का समय देता हूं सवाल को करने का, ठीक है। सवाल तो साफ दिख ही रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मेजर रिवर्स इन इंडिया, पैसेज के अनुसार मुख्य नदियां जो है वो अपना पानी किस में डालती है, वो आपको मैंने समझाया है। फटाफट आप आंसर देख लें, मैं भी जब तक पानी वानी पी लेता हूं। देखिएगा, यहां पोर मतलब डालना, उडेलना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मेजर रिवर्स इन इंडिया, क्या केवल, देखो ओनली हमेशा नकारात्मक, ये तो नहीं होगा वैसे कि केवल बंगाल की खाड़ी में ना, अपन ने तीनों की बातें की हैं। केवल अरब सागर में नहीं, ये कह रहा आइदर इनटू बंगाल की खाड़ी में भी जाता है,
अरब सागर में भी जाता है और इनलैंड अंतर प्रवाह, ये ठीक लग रहा है। और डी कह रहा है कि या तो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, नहीं नहीं, तीनों का जिक्र है, तो सबसे सुंदर उत्तर सी होगा। ठीक है ना, क्योंकि तीनों का जिक्र किया हमने भाई, जो आपको यहाँ लिख भी देखा, बंगाल की खाड़ी और इनलैंड और अरब सागर। इनलैंड आप अंतर प्रवाह या ऐसा कुछ बोलते होंगे ज्योग्राफी में, मेरी ज्योग्राफी बहुत खत्म है, आप लोग तो तेज हो। तो देखो, थोड़ा सा ढंग से पैसेज पढ़ने से, और मैं कह रहा हूँ इतने बच्चे थे मेरे पास में इससे जुड़े हुए, जिन्होंने मतलब दूसरे बैचेज में एलडीसी वगैरह में जो पटवार में फेल होकर आए, तो उन्होंने कहा सर हमको तो पता ही नहीं था कि अंग्रेजी पढ़ने में इतना आराम होता है। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि पूरी हिंदी कर लो, अरे क्यों करनी है हिंदी भाई, तो ये नॉर्मली पढ़ना है, जमे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पर सवालों को ढंग से देख के एनालाइज करके पैसेज देखोगे तो मजा आएगा। अब देखो, एकदम करेक्ट। और ज्यादातर मेहनती बच्चे रहेंगे एक एक दो दो नंबर से, और कौन रहेंगे जो पूरे पूरे ही छोड़ देंगे। देखो सीधी सी बात है, सिलेक्शन तो ऐसे मिलना नहीं। अगले सवाल पे गौर करेंगे, सवाल में पढ़ देता हूं या आप ही पढ़ लो 2 मिनट, देखें क्या रहता है रिपोर्ट। पैसेज तो सेम ही है। हम्म हाउ मैनी ग्लेशियर्स आर देयर इन ईच ऑफ द रिवर बेसिन्स इन इंडिया। अपन ने अंडरलाइन किया था, आपको याद हो उस समय पिछले पेज पर, वो एक ही बात है। देखो सबसे पहले तो इसने क्या कहा कि इंडस में सबसे ज्यादा है 3500, तो इंडस 3500, गंगा में 3500 तो नहीं है, मिला लो ना। और इंडस में 3500 नहीं है, इंडस में 35, दो जगह इंडस मिल रहा है, यानी चलो ये तो गए। अब देखते हैं इनमें क्या गड़बड़ है। फिर क्या था, गंगा में है 1000, गंगा में है 1000, ये ठीक है, और गंगा में है 1000, ये भी ठीक लग रहा है। फिर देखें क्या गड़बड़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेम हो मामला, 1660 और 3500 रेस्पेक्टिवली। ब्रह्मपुत्र गंगा इंडस ना, गलत लिख दिया ना। ब्रह्मपुत्र की तो देखो बेटा, यहां आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र की कितनी है दे रखी है यहाँ, 660। तो ब्रह्मपुत्र 660, गंगा 1000। देखो इसने पहले में गड़बड़ कर दी, ब्रह्मपुत्र के 1000 बता दी। तो बस थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, करेक्ट उत्तर आएगा बिना कोई दिक्कत के। ठीक है ना, ऐसे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहां ये कह रहा है, तुम ही देख लो क्या कह रहा है। सवाल पे बढ़िया से, मैं कह रहा हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं आती अगर आप ढंग से करें तो। कर लीजिए। पहले तो बिंदुओं को पढ़ना है अपने को, ये पूछ क्या रहा है उस पर बात करें कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार द रिवर्स इन इंडिया प्ले अ पाइवोटल रोल। ये वाइटल या पाइवोटल एक ही है, क्योंकि आप तो ये देख लो कि नदियों से क्या क्या लाभ होने वाले हैं जो पैसेज में बताएं। पहला, टिक लगा के देख लो, यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि सही कौन कौन से हैं। दे प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर, वह पीने योग्य पानी उपलब्ध कराती हैं। हाँ, दे आर इंपॉर्टेंट, देखो ओनली आते ही गड़बड़ है। हाँ, अगर वो रिलीजियस मैटर से करते कि पवित्र है हिंदुओं के लिए तो मैं समझता, लेकिन ये कह रहा है कि केवल हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, ना बेटा गलत बात, ये तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, पवित्र हिंदू मानते हैं वो अलग बात है, तो ये तो सभी के लिए, तो ये गलत है। दे प्रोवाइड चीप ट्रांसपोर्टेशन और बिजली, हाँ इसका तो जिक्र देखा मैंने। दे आर लोकेटेड नियर ऑल मेजर सिटीज इन इंडिया, नदियां मुख्य शहरों के नजदीक हैं। बात ये सही है कि थोड़ा घुस के देखो, नदियां शहरों के नजदीक है या शहर नदियों के नजदीक है। अपने बात की थी ना पैसे, देखो क्या कहा था, ये कहा था ना, सिटीज ऑफ इंडिया लोकेटेड बाय द बैंक ऑफ, सिटीज नदियों के किनारे हैं, नदियां सिटीज के किनारे नहीं है, गलत है। यही तो मजे ले लेता है। दे आर मीन्स टू अर्न लाइवलीहुड, हाँ ये एक माध्यम है आजीविका कमाने का, तो ये भी सही है। तो कौन कौन से सही हो गए, पहला, तीसरा और पांचवा। ये उत्तर एकदम करेक्ट है। देखो जितने पेपर करेंगे उतना आपका जो है अनुभव बढ़ेगा इस चीज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए
अगले सवाल पर बात करेंगे, पढ़ें। चलिए, पैसेज नहीं दिख रहा हो तो क्लैरिटी कर लेना, बाकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, मुद्दा अपने समझ का है। मैं सोच रहा था कि भाई पिछला पेपर करा के एक बार बच्चों को बता दूं, डर निकाल दूं कि अंग्रेजी ऐसी होती, कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज है। थोड़ा सा आत्मविश्वास और बढ़िया काम होगा। ऑल द मेजर इंडियन रिवर्स, जितने भी मुख्य जो भारतीय नदियां हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग वाटर सेट्स, कहां से निकलती है। देखो अपन ने ये यहां क्रम लगा रखा है, आप देखेंगे ना यहाँ ये क्रम देखो, पूरा तसल्ली से देखो कि ये कहाँ कैसे बैठ रहा है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले अरावली, तो अरावली किस में सबसे पहले, अबे यार ये तो ज्यादा इजी नहीं हो गया थोड़ा, ऐसे ऑप्शन बताओ। अब ये छोड़कर आए हैं बच्चे कि भाई अंग्रेजी तो बहुत, अगला बेचारा रो रो के समझा रहा है इधर, अरावली, हिमालय, सह्याद्री, वेस्टर्न घाट, और ऐसे हिमालय, सह्याद्री, विंध्या, सतपुड़ा, ये पूरा क्रम यहां देखो आप। हिमालय कहां से आ गया पहले, गलत। काराकोरम कहां से, हिमालय कहां से, साफ उत्तर। मतलब ये चीख चीख कह रहे हैं कि बंजा पटवारी, लेकिन नहीं, हम तो नरेगा में जिंदाबाद। अबे थोड़ा पढ़ लो, लापरवाही नहीं करते। एक सवाल और है, इसको भी देख लो जरा ढंग से कि ये क्या कहना चाह रही है। आराम से तसल्ली से पढ़ोगे तो मजा आएगा। और ये वहां यहाँ ये भी डर नहीं है कि यार कोई गड़बड़ हो जाएगी, इनमें गड़बड़ नहीं होती, या तो होता नहीं तो गड़बड़ होती नहीं है, बढ़िया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स, निम्न में से कौन सा, इंक्लूड ऑल रिवर्स आर मेंशन्ड इन द एंटायर पैसेज, कि पूरे पैसेज में जिन नदियों का जिक्र है, जहां तक आपके सामने है नदियों के जिक्र ये रहे लास्ट में, देखो ये तीन तो ये रही, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीन तो ये है, नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी, छह तो है ही हैं। तो गंगा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी नदी कहाँ से आ गई है बे, काट दे। तापी, हाँ ठीक है, ताप्ती, तापी, गोदावरी नहीं बे, बंगाल की खाड़ी कहाँ से आ रही नदी में, तुम पागल हो क्या बे। ब्रह्मपुत्र है, गंगा, तीनों तो ये, हाँ ये एकदम करेक्ट है। तीन ही नहीं है बे, और भी हैं। तो ये ऐसे है। अब आप देख लो पैसेज कितना भारी, कुछ नहीं, मात्र 10 से 10 मिनट मान ले, लेकिन कम से कम हमारा रिजल्ट निकल कर आया। तो पैसेज सिंपल होते हैं, सवालों पर पहले नजर मार लो, उस आधार पर आप पैसेज में दोबारा देखो, पहले सवाल देखने सारे ढंग से, एक सरसरी निगाह मार लें, फिर पैसेज पर भी पूरा घुस के पढ़ने की जरूरत, एक बार बिल्कुल शालीनता से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो ये पैसेज हो गया। अब अपने अलग जो मुद्दा आ रहा है वो आ रहा है एरर वाला, आपको कि निम्न में से किस में एरर आपको मिला है। देखो मैं फिर से कह दूं, सबसे ज्यादा एरर आपको मिलते हैं वर्ब के, ठीक है ना, या फिर एडजेक्टिव के, या फिर कंजक्शन यानी संयोजन, ज्यादातर एरर इनमें ही आते हैं। 2 सवाल आने हैं आपके एरर के, ये तो फिक्स है। तो इसलिए पूरा ज्यादा गहराई, कम से कम वर्ब तो पढ़ के जो, बाकी इनमें से तो बेसिक से भी चल जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, निम्न में से किस भाग में एक गलती है। यहां से वाक्य शुरू है, मैं रहता हूं ऑन अ टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस, मैं किसी पुराने घर के टॉप फ्लोर पर रहता हूं। व्हेन द वाइंड ब्लोज, जब हवा चलती है, सही एकदम, ऑल द विंडोज रैटल, सारी खिड़कियां फड़फड़ाट करती हैं। अब देखो यहां मैं रहता हूं एक पुराने घर के टॉप फ्लोर पर, अब यहां ये ऐसा थोड़ी है, एक पुराने घर के किसी टॉप फ्लोर पर, ये थोड़ा मामला गड़बड़ नहीं है। अबे ये कह रिया हूं कि कोई घर तो पुराना था, सही है, लेकिन किसी भी घर में टॉप फ्लोर एक ही होती, किसी नहीं, टॉप फ्लोर। यहां क्या होना चाहिए था, द टॉप फ्लोर, ठीक है ना। भाई घर तो कोई सा भी है, लेकिन घर जितने भी है, घर में तो टॉप फ्लोर एक ही रहेगा। भाई मैं कह रहा हूं
मैं स्कूल में हेडमास्टर से मिलने गया, तो स्कूल में हेडमास्टर एक है तो दा आएगा। हाँ, टीचर होता तो कहते ए। ये बात है, तो यहाँ गलती देखनी है। तो गलती किस पार्ट में थी? आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर नहीं होगा यहाँ। बाकी यहाँ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसको तो क्या टिक नहीं लगाएं। और ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है। तो ये थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन इस तरीके से आता है। वर्ब वगैरह का सिंगुलर प्लूरल का अपनी प्लेलिस्ट में आप किसी में भी चेक कर लें, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको, मेरी वाली पे। ये है यहाँ से वही सेम ही, विद टोटल ऑफ 45 मैचेस, यानी 45 मैचों के जो टोटल के साथ T20 वर्ल्ड कप विल कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड। तो जो वर्ल्ड कप है T20 वो कितने राउंड में हुआ? 2 में। अब सुनो, विल आपको ध्यान है मॉडल है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ज्यादातर आप देख लो एक तो वर्ब का एरर देगा ही देगा, ठीक है ना। और कंपोजिशन सुन लो बच्चों, जिसमें भी लास्ट में सन आता है, ऐसा वाला सन पक्का समझ लें वो क्या है? संज्ञा। जैसे ट्यूशन, फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये तो नाउन है। अब आपको ध्यान होगा, मैंने मॉडल्स वगैरह बेसिक जानकारियां पढ़ाते समय बता रखा है, मॉडल ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनके बाद मेन वर्ब आना पक्का 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 जरूरी है, नहीं तो गलत है। तो बेटा यहाँ नाउन नहीं चाहिए, आगे तो कोई क्रिया है ही नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, ये जरूरी है। तो यहाँ ये नहीं, यहाँ वर्ब चाहिए थी। आप कह सकते थे विल कंपोज, या कुछ और वर्ब आप लिख सकते थे। तो इस वजह से ज्यादातर इनमें वर्ब की गलती है। तो यहाँ विल कंपोजिशन की जगह विल बी कंपोज्ड या विल कंपोज कह सकते थे। बाकी ज्यादा गलतियां नहीं आती है। ये एक छोटी सी चीज है कि ज्यादातर गलतियां इसी चीजों की, इन्हीं चीजों की रहती है। फिर आगे चलें। ये पूछ रहा है सिनोनिम, इस पे देखो। सिनोनिम आप जानते होंगे, पर्यायवाची कहते हैं जिसको, ठीक है ना। तो पर्यायवाची, अब वैसे तो ये बहुत मुश्किल चीज है, मैं कोई झूठी सांत्वना नहीं देता हूं, पर मैंने आपको जैसा शुरुआत में बता दिया कि 25-30 अगर 10 दिन में पढ़ लेते हैं और 10 दिन में वो 2-1 सवाल कर लेते हैं जो बाकी बच्चे करने की सोच नहीं रहे। बाकी बच्चे तो सोच रहे हैं अंग्रेजी के 12-13 सवाल हमारे है ही नहीं। मेरे भाई ये 12-13 सवाल भविष्य निर्धारित करेंगे, इस बारे में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। भाई ग्रामर टफ लग रही तो ग्रामर के अलावा वर्ड मीनिंग तो पढ़कर जाओ, पैसेज की तो प्रैक्टिस करो यार। आप पढ़ ही नहीं रहे और फिर मन में कर रहे हैं मेरा तो नहीं होगा। अरे भाई जब तुमने सोच लिया नहीं होगा तो कैसे होगा। मैं यहाँ कोई लापरवाही की बात नहीं करूंगा, बस आप ये करें। देखो अपनी फीस कुछ नहीं, मैं सारे पेपर करवा दूंगा, बस अपने को इतना करना है कि वीडियो बढ़िया लगे तो घुमा के शेयर कर दो। मैं बाकी के तीनों सीट्स भी सोल्व करा के छोड़ूंगा, पर देखो मेरे लिए भी तो मोटिवेशन, जैसे मैं मेरी तरफ से पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। देखो एम्बेजल का मतलब होता है गबन कर लेना, या आप कह दो हड़प लेना, खा जाना, ठीक है, ऐसे। ये तो इसका मतलब है। और रेम्यूनरेट तो होता है वेतन देना, रेम्यूनरेशन नहीं होता, वेतन देना, पारिश्रमिक देना, ये अलग चीज है। एंड सिनोनिम पूछा, सिमिलर पूछा है। क्लियर आप जानते ही हैं साफ या स्पष्ट होता है। बैलेंस आप जानते ही हैं तुलन, संतुलन भी कहते हैं। और मिस अप्रोप्रिएट का 2 मतलब होता है, एक तो आप कह सकते हैं दुरुपयोग, और इसी का मतलब होता है हड़प लेना, गबन कर लेना, ठीक है ना। तो ये सिनोनिम पूछा है तो आपका, और वैसे भी यार कम से कम ऐसे सवालों में ऐसे ऑप्शन तो काट दिया करो ना कि ठीक है यार ये तो नहीं लगेगा। इतना तो मस्तिष्क काम करना ही चाहिए मनुष्य का, ऐसे। तो ये सिनोनिम है। आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपर आएगा कैसा। हमारे साथ ही ऐसे भी लोग आप देखेंगे जिनको पता नहीं कि सवाल आएंगे कैसे, और कह रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं किधर से, नरेगा में जाने की क्या। ये पूछ रहा विलोम, एंटोनिम ग्रम्पी। देखो ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको कह दूं कोई व्यक्ति जो है चिड़चिड़ा, या मैं कह दूं क्रोधी, चिड़चिड़ा या क्रोधी, मात्रा तुम देख लेना हिंदी की। इसका विलोम पूछा है। गुड नेचर्ड आप समझते हैं अच्छे व्यवहार का, ठीक है। ऑब्स्टिनेट होता है हठी, जिद्दी, हठी या जिद्दी, अड़ियल, ये तो चलो नहीं होगा।
सिनोनिम होता तो चलो बात अलग है, ठीक है। फिर आगे अपन बात करें इल टेम्पर्ड, ये बुरे व्यवहार वाला, बुरे व्यवहार का, ठीक है ना। व्यवहार कैसे लिखेंगे, अरे जिसका टेम्परामेंटल, खोपड़ी खिसक जाती है। एमिएबल यानी मित्रवत होना, अच्छे व्यवहार वाला। अब देखो यहां गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हुई भाई, कि इसका विलोम ये भी सही लग रहा है भाई, बुरा लगने वाला अच्छा, और ये भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ बोर्ड ने पहले तो एक आंसर की जारी की थी, पर हम जिंदा थे उस समय, तो तारा बना फिर इसका, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों सही थे, तो ये परीक्षा में इसका तारा बना दिया गया, ठीक है ना भाई। ये हमारा काम है, मैं काम ही करता हूं लोगों के गुर्दे छीलने के। आपका जब भी पेपर होगा आप समझ लेना कि सबसे पहले मैं आंसर की दूंगा, और जो दे दिए मतलब उसको साबित करके रहूंगा, ठीक है। एक सवाल और अंत में देखो, कहावत मुहावरा ये दिया, एट वंस विट्स एंड। हालांकि कहावत मुहावरे अगर ठीक ठाक इंग्लिश आती तो भी हो जाते हैं, नहीं तो मैंने वो कह दिया है, पीडीएफ दे दूंगा मैं 440, उसमें बहुत है वो, एक बार के लिए तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखे, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है, रटा नहीं जा सकता। आपकी जो ट्रिक्स है ना वो घर पे रह जाती हैं ऐसे मौके पर, इसलिए ट्रिक्स के चक्कर में मत रहना। देखो, एट यानी पर, किसी की बुद्धि के, किसी की विट यानी बुद्धि, बुद्धि का क्या होना, अंत। देखो, बुद्धि का अंत होना। परप्लेक्स का मतलब तो आप समझते हैं, उलझ जाना, कंफ्यूज होना, परेशान हो जाना। क्लियर अब स्पष्ट, एक्सप्लेन विवरण देना, एनलाइट प्रकाशित करना। तो बुद्धि खत्म हो रही है तो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाना, ऐसा, ठीक है ना। ये वाला, इस तरीके से कहावत मुहावरे के आते हैं, ये भी हमारे सीट में से बढ़िया मिल जाते हैं। तो देखो बच्चों, ये था हमारा 104 सीरीज का डी ग्रुप वाला पेपर। अपने 4 पेपर हुए थे, 104 ए, 104 बी, 104 सी और 104 डी। ये मैंने करा दिया है, बाकी भी करा दूंगा मैं, लेकिन मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, और वो आपको पता ही है कैसे मिलेगा। पैसे वैसे अपने को नहीं चाहिए, वो मैं गवर्नमेंट और कोचिंग से कर लेता हूँ बराबर। बस थोड़ा सा मुस्कान चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, पूरा तरीके से समझाया मैंने। आपके सुझाव या जो भी बातें हैं वो आप कमेंट में चिपका दें, मैं समय मिलते ही रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।